नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060086443864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो इंस्टा का हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो पहला टॉपिक है ये आपका पर्सनैलिटी बेस्ड है ना। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इनके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, हिस्ट्री वाले पार्ट में एज अ पर्सनालिटी इनको रख सकते हैं। तो पहला जो है इसको देखेंगे हम लोग, ठीक। दूसरा जो है शी इज अ चेंज मेकर प्रोजेक्ट, है ना। तो ये वुमेन से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर में रख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, सोशल इशू के अंतर्गत आ जाएगा ये आपका, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो आईटी की 66A सेक्शन था आईटी एक्ट का आपका, जो श्रेयस सिंघाल वाले केस से जिसको स्क्रैप किया था हमारी न्यायपालिका ने, तो उसके बारे में फिर से चर्चा आई है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग किस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेसी का जो बेस है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको जो है उस पर किस तरीके से ऋणात्मक प्रभाव डालता है, किस तरीके से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का ये आपका क्या है कॉन्ट्राडिक्शन में ये आपका एक्ट लाया गया था, इसलिए इसको स्क्रैप किया गया था। फिर से वही सब तर्क है, इसको देखेंगे, पेपर 2 का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काफी पुराना टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए कि जुडिशरी जो हमारी हायर जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। पूरी की पूरी जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है। बताया गया है यहाँ पर कि कितने केसेस पेंडिंग है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, किस तरीके से करप्शन की प्रॉब्लम है ना। तो ये सब जो है यहां पर देखेंगे, ये आपका सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, लगातार जो है जीडीपी में ग्रोथ दिखाई दे रही है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पर्सपेक्टिव में अगर आपकी जॉब लोगों को नहीं मिल पा रही है, रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये कि ये ग्रोथ खोखली है। इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ का हम स्लोगन देते हैं लेकिन हम ग्रोथ अटेन कर रहे हैं कैसी, जॉबलेस ग्रोथ। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी पुण्यतिथि पर उनको ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका न्यूज में लाया गया। अब यहाँ पर राष्ट्र के प्रति जो है उनका जो इंपॉर्टेंट जो भी योगदान वगैरह उसको देखेंगे हम। तो इनका जो टेन्योर रहा वो मतलब जन्म से जो मृत्यु के बीच का जो समय है वो 6 जुलाई 1901 से लेकर 23 जून 1953 है। ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे, है ना, राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, उसके बाद बैरिस्टर और एकेडमिशियन भी थे। इसके बाद इन्होंने मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के रूप में जो है यहाँ पर प्रभार संभाला नेहरू जी की कैबिनेट में। इसके बाद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से इन्होंने 1951 में जो आज की एनडीए, जो आज की आपकी भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो आपका प्रीडेसर है ना, मतलब जो पूर्ववर्ती है उसका नाम क्या था, भारतीय जन संघ, उसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। इसके बाद यहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे 1943 से लेकर 1946 के बीच। इसके बाद 1934 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के कुलपति भी बने। ये सिर्फ उस समय 33 के थे, एज वाइज 30 वर्ष के थे, 35 वर्ष के थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग की, क्योंकि उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उसमें ये इसके खिलाफ थे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाए, उनको उससे रोका जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो कश्मीर का
पूर्ण एकीकरण हो रहा था उसको प्राप्त करना जो है इनका मुख्य प्राथमिक उद्देश्य में से एक माना गया। इनका मुख्य केंद्र बिंदु था कि भारत में कश्मीर को पूर्णतः जो है मिला लिया जाए, और ये जो स्वायत्तता वाला आपका आर्टिकल था आर्टिकल 370, इनका इन्होंने कड़ा विरोध किया था। अब जाके जो गवर्नमेंट है उसने इसको स्क्रैप किया है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिकल 370 के विरुद्ध जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गए, वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1953 में, और इनकी जो मृत्यु हुई प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान 23 जून 1953 को, जब इनकी एज 51 थी। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज मेकर प्रोजेक्ट, मतलब शी इज अ चेंज मेकर जो प्रोजेक्ट है आपका, ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल डोमेन में जो रिप्रेजेंटेटिव है या निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, उनके लिए उन्होंने महिला हितैषी शासन पर कार्यशाला का आयोजन किया, इसलिए ये आपका न्यूज में है। ठीक है ना, वर्कशॉप ऑन जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट है ये आपका कीवर्ड ये। इसके बाद ये की पॉइंट देखेंगे इसमें, तो इसमें हमारा जो नेशनल कमीशन है वुमेन्स से रिलेटेड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये आपका वर्कशॉप। इसमें जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए जो है ये कार्यशाला का आयोजन था, वहीं उन्होंने बोला कि शी इज अ चेंज मेकर प्रोजेक्ट, है ना। ठीक है, और यहां पर ये बताया जा रहा है कि पैन इंडिया लेवल पे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था, है ना, इस आयोग का, महिला आयोग का। इसका उद्देश्य क्या होगा कि वुमेन्स की जो लीडरशिप स्किल्स है उनको एनहांस किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए, और उसी के साथ जो है जो हमारा राजनीतिक आपका प्रभाव है या जो राजनीतिक क्षेत्र है या राजनीति के जो प्रतिनिधित्व है उसमें महिलाओं को भी समुचित रूप से भागीदारी दी जाए, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए वहां पर एप्रोप्रिएट मैनर में। इसके बाद यहाँ पर 3 दिन का ये वर्कशॉप था जो ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ किया गया ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस से पूछा जा सकता है। धर्मशाला में किया गया, और इसमें हिमाचल प्रदेश में। इसमें कोलैबोरेशन जो था वो किसका था बताइए, लबासना का, जहां आप लोगों को जाना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेशनल जेंडर एंड चाइल्ड सेंटर फ्रॉम, कब से कब तक हुआ ये, 22 से लेकर 24 जून 2022 तक के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें किसने किसने जो है वहां पर किसको ट्रेन किया जाएगा, तो जो वुमेन्स एमएलए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से जो है डिफरेंट जो आपके सेक्शंस हैं, जो वर्ग है, जो क्षेत्र है जहां पर कार्य करना, वहां पर किस तरीके से जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को हम इंप्लीमेंट करें, है ना। उसमें जो डोमेन बताया है उन्होंने, जैसे इफेक्टिव लीडरशिप के द्वारा, इंक्लूसिव गवर्नेंस के द्वारा, जेंडर बायस जो वायलेंस है उसको रिव्यू करके, उसको ओवरव्यू करके, है ना, और जो वुमेन्स और एडोलसेंट है उनके प्रति किस तरीके से जो उनकी ट्रैफिकिंग वगैरह को रोका जाए, जेंडर सेंसिटिव अप्रोच को अपनाया जाए, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब उसके डोमेन है, सब कीवर्ड है आपके सिलेबस के मैक्सिमम। अब यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज एक्ट के थ्रू लाया गया है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 है आपका, और इसको जो स्थापित किया गया 1992 में। ठीक है, पहला कमीशन जो आपका स्थापित किया गया 31 जनवरी 1992, इसकी जो चेयरपर्सन थी मिसेस जयंती पटनायक थी। इसमें इस आयोग की बात करें, इसके आपके कॉन्फ़िगरेशन में या इसके आपके स्ट्रक्चर में, तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और 5 अलग मेंबर भी इसमें होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, ये नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन समझा जा सकता है ना, या कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है ये आपका। इसके बाद यहां पर जो इसके फंक्शन है वो क्या है, एक तरीके से ये आपकी सलाहकारी क्या है, निकाय है, और ये महिलाओं के लिए किस तरीके से उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, किस तरीके से उनका सशक्तिकरण किया जाए, किस तरीके से उनको शोषण से बचाया जाए, मतलब संवैधानिक और कानूनी जो भी सुरक्षा के आयाम है उनकी ये समीक्षा करता है। समीक्षा करने के बाद ये रिकमेंड भी करते हैं कि ये लूप होले यहाँ पर जो है सुधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, शिकायतों के निवारण के लिए भी ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है महिलाओं के कल्याण के लिए, उसमें भी ये आपका सलाह देता है। मतलब कुल मिला के ये सलाहकारी संस्था है, यही इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है। अब यहां पर क्रिटिसिज्म देखिए तो सिर्फ रिकमेंडेशन देने वाली या रिकमेंडेटरी ये आपका क्या है, निकाय है, बॉडी है। इसके पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक पावर नहीं है जिससे ये खुद जो है किसी चीज को क्रियान्वित कर ले। मतलब मान लीजिए कि कोई जो है महिलाओं के खिलाफ दंड का भागी है, या कोई जो है आपका क्रिमिनल उसको दंड दिए, तो ये जो है वहां पर दंड वगैरह का प्रावधान नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो है सलाह दे सकता। अब सलाह दिया तो माने या ना माने ये तो सरकार का काम है,
सरकार का काम है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि ये इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। कहने का मतलब ये कि जैसे एससी आपका कमीशन है, एसटी कमीशन है, और है ना जो आपका अल्पसंख्यक आयोग है, तो उस तरीके से ये नहीं है आपका संवैधानिक, आपका किसी तरीके की बॉडी नहीं है, संवैधानिक जो है ये आपका निकाय नहीं है, ये आपका एक ड्रॉबैक हो गया। इसलिए इसके पास कोई लीगल पावर नहीं है जिससे वो समन करके पुलिस वगैरह को बुला सके, विटनेसेस को बुला सके, ठीक है। इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो लीगल एक्शन ले सके। ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज के लिए जो ग्रीवांस, जो आपका ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म वुमेन्स के लिए बनाया जाता है। किस लिए? किसी भी आप ऐसी जो फॉर्मल आपकी कंपनी है या फॉर्मल कोई ऑफिस है जहां पर वुमेन्स भी काम करती है, मेन भी, तो वहां पर वुमेन्स जो है हरासमेंट का, अगर वो उनका जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ना हो, उनका जो है उत्पीड़न ना हो, उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, विशाखा गाइडलाइंस वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके खिलाफ भी जो है किसी भी तरीके की कार्यवाही करने की इसके पास शक्ति नहीं है, ठीक। इसके बाद ये है कि ये सबसे बड़ा ये इसका जो ड्रॉबैक है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है पूरी तरीके से ग्रांट वगैरह के लिए निर्भर है, ठीक है। तो ये अपने लिए जो है फाइनेंशियली भी जो ये है आपका रिलायंस नहीं है इसके पास, मतलब ये जो आप देखेंगे तो वित्तीय स्तर पे ये आपकी स्वायत्त नहीं है ना, डिपेंडेंट नहीं है। जबकि ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट का वहां पर जो है वो हस्तक्षेप देखा जाता है। वो इसका क्या माना जाता है यहाँ पर कि वित्तीय रूप से भी स्वायत्त नहीं है, तो भैया उतनी शक्तिशाली संस्था नहीं है ये, है ना। इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, इसके पास फाइनेंस नहीं है, इसके बाद जो है इसके पास अपने मेंबर्स को चुनने की भी शक्ति नहीं है, ठीक है। अब जबकि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इसको चुनती है, ठीक है। तो वहां पर कई जगह जो है राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो आपका एक्ट है ना, 66A उसकी जो धारा है उसके बारे में। तो यहां पर देखिए भारत सरकार ने अभी फिर से एक अंतरराष्ट्रीय संधि में जो है ये बोला है ना, ठीक है, कि भैया ये जो आईटी एक्ट की 66 नंबर का जो आपका सेक्शन है उसको शामिल कर लिया जाए, ठीक है, जिसको पहले ही हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में पहले ही स्क्रैप कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 2019 दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया था रशिया के द्वारा ड्राफ्ट करने के लिए ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव साइबर क्राइम ट्रीटी। ये आपका क्या है, बैकग्राउंड है। अब समझ लीजिए कि यहां पर जो अभी चल रही है, जो आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं आपकी, ठीक है ना, तो वहां पर क्या चल रहा है, नेगोशिएशंस कर रहे हैं वहां पर, कहां पर, यूएन में। तो इंडिया ने वहां पर फॉर्मल सबमिशन की बात की है कि जो भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A में जो हमारे तरफ था कि भैया कोई भी ऑनलाइन अगर आपत्तिजनक संदेश देता है ना, या जो है आपका ऑफेंसिव मैसेजेस करते हैं ऑनलाइन वगैरह, है ना, वहां से मानहानि वगैरह होती, तो वहां पर जो है सीधे तौर पर उसको जो है वहां पर दंडित किया जाना चाहिए। इस तरीके का वहां पर किसने दिया है मत, हमारे भारत ने। अब ये समझ लीजिए चीज वही है, शब्दों का खेल है। 66A आपको याद है तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये जो इंडिया ने सबमिट किया है इसमें ये बोला है कि जो भी भाषा का इसने यूज किया है वो सीधी जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A है उसी तरीके का ये प्रावधान है, ये बताया जा रहा है। तो भैया इसको श्रेया सिंघल के निर्णय में हमारी सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही बोल दिया कि असंवैधानिक है, क्योंकि ये तो जो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसी को कर्ट कर देगा ना, कर्ट कर देगा, है ना। तो लोकतंत्र में लोगों का मत ही नहीं रखा जाएगा तो लोगों का तंत्र नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं आप यहाँ पर। अब इसके बाद ये है कि ये अगर यहाँ पर भारत जो है अगर प्रस्तावित संधि का हिस्सा बन जाती है अगर भारत का ये निवेदन, तो फिर 66A जो आपका सेक्शन था आईटी एक्ट 2000 का वो फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं से रेग्रेसिव है। जैसे आप सोच सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, प्रतिबंध लगा दिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, वैसे ही ये एक्ट है। तो इस तरीके से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, स्क्रैप कर देगी कुल मिला के उसको, ठीक है ना। आप आर्टिकल 13 पढ़ते होंगे, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल 13 का एसेंस क्या है ना, एसेंस बताइएगा। सीधी चीजें जो आर्टिकल 13 में लिखी है वो बस मत लिख के बताइएगा, उसका एसेंस बताइएगा क्या उससे जो है एसेंस निकलता है। इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ना, और आप समझिए कि ह्यूमन राइट्स का जो आपका वायलेशन है उसमें भारत ने जो न्यू साइबर जो आपकी ट्रीटी है, ये जो भी साइबर क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड, तो उसके हिस्से के रूप में जानकारी या डेटा प्रदान करने से इनकार कर सकता है ना, ठीक है
है ना, इंडिया वहां पर रिफ्यूज कर सकता है। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आईटी एक्ट का जो 66A सेक्शन है, सबको पता होगा कि इसको जो है 2015 में जो है क्या क्या किया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए पर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसका वायलेशन कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि भैया लोकतंत्र के विकास के लिए जो आधारभूत मूल्य है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये लोकतंत्र का सर्वोपरि मूल्य है। जब लोग अपना मत ही नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र कहां रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस कारण जो है उसने ये ग्राउंड दिया था और स्क्रैप किया था। अब ये बात है वहां पर आर्टिकल 19 में कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात है, युक्ति युक्त निर्बंधन, नाम से ही समझिए, युक्ति युक्त मतलब जहां पर सार्वजनिक अव्यवस्था का कारक बन जाए कोई व्यवस्था, कोई भी अगर एक्ट है या कोई भी ऐसा क्रियाकलाप है जो आपका राइट टू फ्रीडम आपको मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उन अधिकारों से अगर किसी तरीके का जो है प्रभाव पड़ रहा है किस पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर, राज्य की सुरक्षा पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से, और यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है। तो ये जो बात की गई है इसके अंदर अगर एक ये जो आपको क्लॉज दिए गए हैं, अगर इस आधार पे कोई आपका कोई भी कारक अगर स्वतंत्रता का अधिकार इस तरीके के डोमेन में आपके ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, तब जो है वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। बाकी वहां पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। उसका सीधा रीजन ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स अपने नेचर में नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये सरकार के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त ये आपके अधिकार है, गारंटी है। गारंटी का मतलब यही कि अगर तर्क करेंगे तो हम सीधे न्यायपालिका पे जाएंगे। इसीलिए 3 हमने बॉडी बनाई है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका को वहां पर स्वतंत्र रखा है क्योंकि हमारे यहां जो स्पेशल डोमेन है कि एग्जीक्यूटिव और जो आपका लेजिस्लेटिव दोनों के अंदर जो है अतिव्यापन देखा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर यह है कि कोर्ट ने माना कि भैया ये किसी भी तरीके की जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत नहीं है, तो इसको स्क्रैप कर दिया, पूरी तरीके से अमान्य कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये जो मान लीजिए कि नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किसी फोरम के द्वारा जो नेट से कनेक्टेड है उसमें कोई अपमान करने योग्य जो है मैसेज डाला गया, या कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से इस तरीके का कृत्य किया गया, तो वो किसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते हैं। इसके बाद ये भी बोला गया कि यहां पर सीधी बात है कि ये 66A अगर कहीं से कहीं तक भी अगर मान्य हो जाता तो हमारा जो आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है उसका वायलेशन हो जाता, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये जो आपका सेक्शन 66A है, ठीक है, इसमें ये इतनी ताकत है इसमें कि इंटरनेट के जो संचार के सभी माध्यम है उसको सीमित करने में वो सक्षम था। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या था, रेग्रेसिव था अपने नेचर में, ठीक है। तो ये अपने आप पे स्क्रैप करने का एक रीजन बन जाता है, ठीक है। और यहां पर जो इस धारा के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन एक पर्सन या मास को ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे वहां पर डिस्ट्रीमिनेशन हो रहा है, तो इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है, वेग है। मेन कारण ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाला पॉइंट याद रखिएगा, वही मेन है। यहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है ये पॉइंट्स, जो आप देखते हैं कि क्या क्या रीजनेबल हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो आपका 66A है उसके लिए क्या बात की गई है, ठीक है ना, जो आईटी एक्ट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स की बात करेंगे इंडिया के हायर जुडिशरी में। ये एक बात समझ लीजिएगा कि ये हमेशा से बोलते हैं कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है ना। अब कई ऐसा हमारे यहाँ डायलॉग है कि दीवानी के जो केसेस हैं वो कुछ तो में चलते हैं, मतलब जमीन वगैरह के, है ना, ठीक है ना। दीवानी राइट्स, निजामत राइट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, 1765 से पढ़ा होगा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो है वहां पर ओवरलैपिंग वगैरह देखी जाती थी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक पुराने ही होते हैं करंट अफेयर्स के, जहां से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो ये हम रिवाइज करते हैं। अब आपके अपने नोट्स होने चाहिए जिसमें एक तरफ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है लेजिस्लेटिव विधायिका वाला पार्ट है, एक जगह एग्जीक्यूटिव है, एक जगह क्या है आपका जुडिशरी। इन तीनों पे अलग अलग डेटा आ रहा है, क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या ड्रॉबैक है, क्या वे फॉरवर्ड है ना। ये सारी चीजें अगर हम रेडी कर लें तो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर राइटिंग में। और प्रीलिम से पहले से रिवाइज करना होता है थोड़ी चीजों को, बाकी वो आसानी से हो जाता है ना। तो यहां पर ये समझिए कि उच्च न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका में हमारे सुधार के लिए जो है यहां पर बात की जा रही है, ये तो हमेशा से है, ठीक है ना। अब ये भी बोला जाता है कि अगर किसी को न्याय मिला भी और न्याय बहुत देर से मिला, 10 साल 15 साल में, तो वो अपने आप में अन्याय है,
ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है आपका मानवाधिकारों का भी हनन हो गया। ठीक है, अब बिना किसी उसके मान लीजिए कि कोई बिना मान लीजिए कि कोई जेल में बंद है, अब उसका जो है वो बिना किसी कारण अकारण बंद है, उसके पास पे करने की क्षमता नहीं, ये सब टॉपिक्स पढ़ा है हमने। ठीक है, और पे करने की क्षमता नहीं तो क्या हो रहा है, वो अपने पूरे जीवन को वहां काट लिया। इसका मतलब क्या, उसके मानवाधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके पास पेनाल्टी जमा करने के लिए पैसा नहीं, उसके लिए अब सरकार स्कीम ला रही, वो भी जेल में बंद है बेचारे 5-10 साल से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट वही देखेंगे कि अभी इश्यूज क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की है, किसकी, वैकेंसी की है। तो सबसे पहली चीज ये कि जो वर्कफोर्स है, हर जगह देखिए आप, चाहे हेल्थ के सेक्टर में देखिए, पुलिस में देखिए, जुडिशरी में देखिए, तो हर जगह वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर भी वही है कि जितनी टोटल वैकेंसी है, वेकेंट जो आपकी पोस्ट है 4432 रिक्तियां हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो जो भी आपका वहां पर टोटल जो स्वीकृत संख्या है उसका लगभग जो है 22% आपकी जो पोस्ट है वहां पर जो वर्कफोर्स की न्यायिक अधिकारियों के जो पद है वो रिक्त है। पहली चीज तो रेशो बिगड़ गया। ठीक है, अब यही जो है हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर जो आपके 42% जो है वो क्या है आपका वहां पर वेकेंट है ना, ये जून 2016 तक। अब ये डेटा अपने पास रख सकते हैं हम लोग, है ना, हमारे तर्क को प्रबल कर देता है ये, जब हम कोई आंकड़ा प्रोवाइड करते हैं मेंस के लिए 1, 2, 3 डेटा पर्याप्त होता है। ये नहीं कि रोज डेटा आ रहा है, हम रोज ही डेटा बदल रहे हैं, है ना। 1, 2 जो है हम स्टैंडर्ड डेटा लेके चलेंगे और उससे उस चीज को जो है वो क्या करेंगे, सशक्त करेंगे, अपने तर्क को प्रबल करेंगे, मार्क्स अच्छे फेच होते हैं। अब इसके बाद यहां पर क्लियर जो आपका क्लियरेंस रेशियो है केस का, है ना, जो आपका कोई एक मान लीजिए बाद आता है, कोई केस आता है तो उसको क्लियर होने में कितना टाइम लगता है, उसका रेशियो अगर देखें तो बहुत खराब है हमारे यहाँ। उसके बाद जो आपका डिस्पोजल टाइम है, जो किसी केस के निर्णय को आने में या फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल डिसीजन आने में जो लगने वाला वक्त है वो भी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, ये कौन बता रहा है आपका, ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बता रहा है कि हमारे यहाँ जो टोटल पेंडिंग केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो कितने हैं, 9.58%। ठीक है, उसमें से आप देखेंगे मतलब जो टोटल आपके यहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं, देखिए ये समझ लीजिएगा कि जो लंबित मामले हैं ये 24,186,566 है ना, तो ये करोड़ों में हो गए। ठीक है, अब उसके बाद ये समझिएगा कि ये केसेस हैं, इनमें से जो 9.58% है ये 10 से अधिक वर्षों से लंबित है और जो 16.44% है वो मामले 5 से 10 साल के बीच जो है उनकी समयावधि है, तब से वो आपके पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो केसेस हैं उनको निपटाने में ज्यादा टाइम भी लग रहा है, हमारे पास वर्कफोर्स भी नहीं है ना, और जो क्लियरेंस रेशियो है वो तो खराब हो ही जाएगा उसी के कारण, है ना। तो ये डेटा कुछ रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जुडिशरी के अंतर्गत वो भी जो है अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं है वहां पर। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अदालत का प्रबंधन उससे खराब होगा। जैसे मान लीजिए कि जो आपके वाद अगर कोई चल रहा है और उसमें वादी वगैरह है, उनके साथ में कोई गया है तो उनके बैठने के लिए जो है अपर्याप्त जो है सुविधा, स्वच्छता की अपर्याप्त सुविधा, है ना, डिजिटल जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीसीटीवी की कमी है ना, जेलों के साथ कोई वीडियो लिंकेज नहीं है, जो आपके कॉन्फ्रेंस रूम या सम्मेलन कक्ष है उनकी भी संख्या कम है। तो टोटल आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग देखा जा सकता है यहाँ पर, और कोर्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पर जो एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने ये बताया है कि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल फीस है आपकी, किसी भी मान लीजिए एक एग्जांपल लिया कि आधिकारिक जो अदालत शुल्क है 2 रुपए, ठीक 2 रुपए है। तो अगर अदालत में याचिका दायर करने में जो रिश्वत की बात की जा रही है तो जहां पर ये 2 रुपए की बात है वहां पर 1000 रुपए तक खर्च किए जाते हैं, वो भी मिनिमम बोला जा रहा है। अब ये जो है इतना ज्यादा करप्शन है यहाँ पर, इस डेटा को रख सकते हैं हम लोग अपने पास। इसके बाद यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि फंड की कमी है, जो एग्जिस्टिंग फंड है, एक तो फंड की कमी है चलो ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फंड है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग भी जो है रिसोर्सेस की वो पुअर है ना, तो ये सब मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने 8710 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए थे 1993 में, उसमें से अभी तक जो लास्ट 8 इयर्स में जो आपका वहां पर पैसा दिया गया है वो आपका 5266 करोड़ दिया गया है। अब यहां पर देखिए कि आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहली चीज की जो प्रॉब्लम आपने बताया है उसी को आप सुधार लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज ये कि नेशनल जुडिशरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है, ठीक है,
उसको न्यायिक संरचना की जो आपकी न्यायिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खराब गुणवत्ता है उसको ठीक करने के लिए इस तरीके के प्राधिकरण की स्थापना, और ये जो है स्थापना अगर की जाए इस तरीके की अथॉरिटी की, तो उसको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना होगा, क्योंकि वहां पर अगर ओवरलैपिंग होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, तो फिर से जो है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखा जाएगा, है ना। अप्रोप्रिएट मैनर में वहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। दूसरी तरफ बात यह है कि कोर्ट की डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटाइजेशन करना, उससे जो आपके केस के रिकॉर्ड्स होंगे, जो प्रबंधन होगा, है ना, फाइलिंग वगैरह होगी, जो शेड्यूल होगा, तो और उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी यूज करते हैं वकीलों के लिए, वो भी किया जा सकेगा। तो इससे आसानी से केस का ट्रैकिंग हो जाएगा, प्रायोरिटी पता चलेगी कि किस केस की कितनी प्रायोरिटी है, और इससे जो है आपका लीगल रिसर्च वगैरह के लिए भी ये यूजफुल होगा। तो ये किया जा सकता है। इसके बाद ये कि हमारे यहाँ जो है करप्शन को कम करने के लिए जो है आपका बहुत सारे वहां पर प्रावधान है ना। आपने लोकपाल वगैरह सुना होगा, तो उस तरीके की कुछ यहाँ भी व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। ठीक है, ये सेंसिटिव इशू है, फिर भी वहां पर किया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर यह भी बात किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए कोर्ट का पुलिस के साथ, प्रिजन्स के साथ, और भी जो इससे जुड़े हुए आपके डोमेन है, तो उसको एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि सारी जो जानकारी है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शी जो है आपकी मानक पर उनको प्राप्त हो सके। इसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को जो है वो बनाना चाहिए, आर्टिकल 312 आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, उसके अंतर्गत, है ना, ताकि जो है लोग वहां पर मोटिवेट हो इस क्षेत्र में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और वहां पर जो उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है ये बात की जा रही है ना, उनकी योग्यता के आधार पर ये क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद जो आपका वर्कलोड है कोर्ट का, वो कम किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी चीजें की भी है हमने, ट्रिब्यूनल बनाया है, लेकिन लोग वहां पर भी केस करके फिर अल्टीमेटली वो चले जाते कोर्ट में। तो बात तो वही हो गई कि घुमा फिरा के वो भी संसाधन खराब हुआ हमारा, चाहे मानव हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपका सामाजिक हो। और यहां पर भी वही लॉस हुआ कि अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट के पास ही, या जो आपके हायर लेवल के जो आपके कोर्ट से वहां चली गई, अगर कोई केस चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो पुनरावृत्ति हो गई उसकी, है ना। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपके इश्यूज स्पेसिफिक जो रेड्रेसल मैकेनिज्म होता है आपका, है ना, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, विवाद निवारण तंत्र, उसकी स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन फिर वहीं पर उसका जजमेंट फाइनल भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका वर्कलोड है, जैसे मान लीजिए अपीलिएट डिवीजन हो गया, आपका कमर्शियल अपीलिएट डिवीजन हो गया। एक तरीके का एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई कमर्शियल केस है, तो उसको ट्रांसफर कर दिए कमर्शियल वाली विंग में, तो वो उसको स्पेसिफिकली देख लेगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में भी सेटअप किए जाना चाहिए, है ना। जैसे हाई कोर्ट के अंतर्गत, उच्च न्यायालयों के अंतर्गत भी विशेष न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे भूमि अपराध, यातायात चालान, इस तरीके के मुकदमों से निपटने के लिए। ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर सरकार को जो है आगे आना चाहिए और उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में यहां पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, ये बात की जा रही है। अब यहां पर ये है कि हमारे यहाँ 90s के बाद आप देखेंगे तो रैपिड ग्रोथ देखी गई है जीडीपी में। जीडीपी का साइज जो है लगातार बढ़ा है, लेकिन यहां पर उस संदर्भ में या उसी अनुपात में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हुआ। लगातार जो आपकी अमीरों और गरीबों के बीच की खाई है वो बढ़ती चली गई है 90s के बाद से। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1991 में जो हमारी आपकी जीडीपी थी, जीडीपी का साइज था $275 बिलियन था। ठीक है, अब जो है ये कितना हो गया, तो $3 ट्रिलियन हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी देखेंगे तो अभी भी लगभग 2017-18 का डेटा है 0.1 है। इसका मतलब ये होता है कि जब 1% की ग्रोथ होती है जीडीपी के साइज में, तो जो आपका जॉब क्रिएशन है वो केवल 0.1 है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी और विषमता है। अब यहां पर ये जो रोजगारहीन विकास की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब से देखी जाती है, तो 90 के बाद जब 91 में आपका एलपीजी लागू होता है, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के डोमिनो इफेक्ट के रूप में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अब वहां पर जब ये लाया गया आर्थिक सुधार, तो उसमें दो जो मुख्य केंद्र बिंदु थे। पहली चीज ये कि भैया ये जो सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है मार्केट पे, है ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक तरीके से फंडा है। एडम स्मिथ को याद करिए कि सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, सरकार की जो आपकी भूमिका को फैसिलिटेटर के रूप में लाना वहां पर, है ना, कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में नहीं, वहां पर सुविधा प्रदाता के रूप में उसको उपस्थित कराना। उसके बाद ये कि निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और जो आपकी विशेषज्ञता है उसको बढ़ाया जाए और क्षमता निर्माण किया जा सके।
लेकिन इसका उल्टा ही इंपैक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। अब आइडियली जो प्राइवेट सेक्टर है ये आपके इनको फोकस जो करना चाहिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में, जहां पर से ज्यादा श्रम प्रधान जो आपके उद्योग होते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, रोजगार। लेकिन पैसा तो ज्यादा कहां पर है, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जैसे लेबर इंटेंसिव होगी आपकी कॉटन से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गई, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी बताइए जरा, ये आपकी आईटी इंडस्ट्री। ज्यादा कहां पैकेज है, आईटी सेक्टर में, तो लोग कहां जाएंगे, वहां। तो उस तरीके की भी स्टैब्लिशमेंट ज्यादा होंगे, सारी चीजों के अपने प्रभाव होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखिएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो सोशल सिक्योरिटी की जो सुविधाएं हैं वो कम प्रदान करेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए पीएफ हो गया आपका, है ना, ईपीएफओ सुना होगा, प्रोविडेंट फंड सुना होगा आप लोग, जीपीएफ वगैरह निकालते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी की और डोमेन जैसे इंश्योरेंस हो गया, आपको टीएडीए हो गया। तो इस तरीके की जो सामाजिक सुरक्षा के उपागम है वो निजी क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा, तो उसका लाभ ज्यादा बढ़ जाएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है, अधिकाधिक मुनाफा अर्जन, दैट्स इट, जो आपका अधिकाधिक मुनाफा अर्जन है, ठीक है। अब इसमें यही बताया जा रहा है, जैसे ओला है, उबर है, ऐसी कंपनीज में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपकी कैसी काम है, कैसी कैसी नौकरियां हैं, वो अनौपचारिक है, वहां पर कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं प्रदान किया जाता उनको, ठीक है। अब भारत में जो है प्रेजेंट में जो आपके कंटेम्पररी टाइम पे जो स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट का, उसकी सिचुएशन के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स रखे गए हैं। तो सीधी बात है कि 2019-20 में कृषि क्षेत्र ने जो हमारी जीडीपी है उसमें जो योगदान किया 16%, लेकिन वहां पर जो आपके लोग कार्यरत हैं, है ना, उसके संदर्भ में जो उसने एम्प्लॉय जो कार्यबल को जो आपके रोजगार दिया वो 45% लोगों को रोजगार दिया। इसका मतलब ये कि एक तरफ हम पढ़ते हैं कि जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन जो है 16% है, लेकिन वहां पर इंडल्ज कितने 45% लोग, तो लगता है कि रोजगार तो ज्यादा लोगों को मिला है, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि ये प्रचंड बेरोजगारी है, जिसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये डायरेक्टली यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछा है कि जहां पर मान लीजिए एक खेत में काम करने की आवश्यकता है 2 लोगों की, लेकिन एक फैमिली में 6 लोग हैं, तो 6 के 6 लोग एक ही खेत में लगे हैं, तो भैया उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। तो 2 लोगों की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोग फालतू में काम कर रहे हैं। इसी को छुपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी या डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर का लिया हमने बात यहां पर, अब ये जो सेक्टर है आपका, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया आपका, जिसको विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं हम। इसके अंदर माइनिंग तो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आती है, माइनिंग ये गलत लिखा हुआ है। ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन है, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो आपका इसका जो आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 30% है, और जो ये एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर रहा है, या लोगों को जो इंडिया के अंदर जो कार्यबल है उनको जो रोजगार प्रदान कर रहा है 25% है। अब ये समझिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 91 से 1991 से अभी तक जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसका भारत की जीडीपी में और रोजगार में जो है एक स्टैग्नेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है 16% एंड 12% रहा है। मतलब ये स्टैग्नेंट है। और हमारे यहाँ हम वैसे भी देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जंप करके हम डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में आए, तो हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ये आपका उपेक्षित रह गया। आप समझ रहे बात को कि उपेक्षित रह गया, और इसीलिए ये आवश्यकता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अब हमारी सरकार उसको फोकस कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि इसको ऐसे ही समझिएगा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस कंट्री में हुआ सबसे पहले, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आया, यूरोप में आया, जितनी कंट्रीज में भी आया है आपका, है ना, वही क्या आज डेवलप्ड कंट्रीज है कि नहीं है। और जो कॉलोनी वाली, जितनी भी कॉलोनी वाली या कॉलोनियलिज्म जो आपके उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो उपनिवेश स्थापित किए थे जिन भी देशों में, जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया था, वही क्या आज अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर चीज का होता है, ठीक है। इसके बाद जो टर्शरी सेक्टर देखेंगे, सर्विस सेक्टर, इसमें बताया जा रहा है कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा करता है 54%, ठीक है ना। और इसमें जो लोगों को जो रोजगार मिला है, जो रोजगाररत है वर्कफोर्स में, वो एम्प्लॉयमेंट ये जो देता है, कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो 30% लोगों को, ठीक है ना। अब सेवा क्षेत्र में ज्यादा सैलरी है, लेकिन यहां पर ज्यादा स्किल्ड लोगों को जो है लिया जाता है ना। तो यहां पर जो है अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है।
है ना। तो इसलिए जो है मैक्सिमम जो आपकी टॉप क्लास जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आपकी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, जैसे आईटी वगैरह है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को, तो भैया अनस्किल्ड लोग कहां जाएंगे, उनके हिसाब से भी तो जॉब को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र जो है रोजगार सृजन में जो है बहुत जो प्रोमिनेंट जो भी रोल है उसको नहीं निभा सकता, ये भी समझ लीजिए आप। अब यहां पर रीजन क्या है जॉबलेस ग्रोथ के, तो सबसे पहला ये कि वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन, कार्यबल का जो अनौपचारिकरण है, लगभग 85% आज भी जो कार्यबल है हमारे यहाँ ये अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, अब इसका कारण सीधा सीधा ये है कि सोशल सिक्योरिटी जो है फर्म्स को देना नहीं पड़ता इन लोगों को, तो इनके पास प्रॉफिट ज्यादा बचता है, इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रख ले। इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि अब अगर इनफॉर्मल वर्कर होगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, सारी जो जीवन की आवश्यक जो सुविधाएं प्राप्त करने में, जैसे वो कई सारी वंचितता का शिकार हो जाएगा, उसको वेजेस कम मिलेगी, है ना, सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पुअर स्किल सेट होगा उनका, है ना, जो आपका वहां पर जो उनकी बात रखने वाले जो आपके प्रेशर ग्रुप्स के रूप में जिनको बोलते हैं आप ट्रेड यूनियन वगैरह, तो इस तरीके की फैसिलिटी का भी वो उपभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है किनका, फीमेल्स का, लगातार कम हो रहा है। 2011-12 में भारत में महिला श्रम की भागीदारी 23.7 थी, जबकि चाइना में 61% थी और यूएसए में 56% थी, है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम है महिलाओं का। इसके बाद ये है कि बहुत सारे जो श्रमिक हैं अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो बड़ी संख्या में जो है वो जो लेबर जो लॉज होते हैं उनके अंतर्गत उनको कवर नहीं किया जाता, तो उनको वहां पर संरक्षण और सुरक्षा की क्या है, सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2018 उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो हायर एजुकेशन आपके इंस्टीट्यूट्स भी हैं उनसे भी बाहर आने वाले जो लोग हैं उनमें से केवल 47% ही लोग जो है रोजगार योग्य हैं, तो भैया बाकी जो 53% बच गए वो क्या करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है जो एमएसएमई भलाई भी भारत सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन अभी भी जो है वो छोटे ही उद्योग बने हुए हैं, वो अप टू द मार्क डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो लेबर रिफॉर्म से हमारे यहाँ जो लेबर लॉज हैं उनका पुअर इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टैग्नेशन, ये आपका क्या है, वापस से ये आपका रिपीटिशन है पॉइंट का, हमारे आंसर में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर वही बात आ गई कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, रोजगार सृजन में बाधक है, तो ये तो कारण हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर जो आपका डेटा है वो मतलब समय के अनुसार, ठीक है, जो सामयिक स्तर पर और जो आवधिक स्तर पर जो हमें आंकड़े चाहिए होते हैं, अनुमान चाहिए होता है, वो भी आपका एप्रोप्रिएट मैनर पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके कारण जो है पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब आगे का रास्ता क्या है, तो फोकस करना चाहिए हमको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल और लेदर वगैरह है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जो नए आपके सेक्टर से सनराइज जो आपके सेक्टर से, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई आपकी, या आपका टूरिज्म है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो ऐसी जगह पे भारत को जो है वहां पर प्रयास करना चाहिए। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम कार्य करते हैं तो अगले 5 वर्षों में उसमें यह संभावना है कि 40 मिलियन से ज्यादा नए जो है रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज हो भी रहा है ना, उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम है उसका, है ना, उसको भी बनाया जा रहा है ना, फार्म टू लैब और वहां से लेके कहां तक, मार्केट तक, पूरी कनेक्टिविटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वही बात है यहाँ पर। तो जो नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को खत्म किया जाए और खाद्य प्रसंस्करण जैसी जो चीजें हैं उसको एम्बेडेड किया जाए और निर्यात के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। तो स्मार्ट फार्मिंग के जो है आपके डोमेन उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया में जो असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है उसको इंटीग्रेट करके 2025 तक भारत लगभग 4 करोड़ अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का सृजन करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और 2030 तक जो है 8 करोड़ जो आपके रोजगार हैं उसके सृजन की क्षमता विकसित होगी इसके द्वारा इंटीग्रेट करने से। ठीक है, जो आपका असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है उसको मेक इन इंडिया में। ठीक है, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि एमएसएमई को जो है इनिशियली जो यहाँ पर प्रोत्साहन की जो आपकी सीमा है, समय सीमा, उसको बोला जा रहा है कि 5 से 7 वर्षों तक सीमित होना चाहिए। जो श्रम सुधार है उनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। जो गैर कृषि वाले क्षेत्र है वहां पर भी जो आप कृषि में संलग्न जो आपके कार्यबल है उनको वहां पर भी जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सीजनल है तो वो आपका एनिमल हस्बेंड्री पे काम कर सकते हैं, डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, है ना, भेड़ पालन, इन सब में। इसके बाद यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट सब्सिडी
है उसको कंडीशनल बना दो, है ना। उसमें बोल दो कि भैया एम्प्लॉयमेंट के लिए ये टारगेट है कि पर यूनिट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें इतना प्रपोर्शन में आपको रोजगार भी प्रदान करना पड़ेगा, वरना आपको वहां पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो लोग वहां पर जो है काम करेंगे। इसके बाद ये है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है वहां पर भी जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 2017, उसके बाद जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न से रिलेटेड जो आपका एक्ट है कार्यस्थल पर रोकथाम के लिए, उनके निषेध और निवारण के लिए, है ना, तो उनको भी जो है वहां पर भी जो है इंप्लीमेंट करके, है ना, प्रभावी रूप से क्रियान्वित करके उनका जो है वहां पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करके महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा डोमेन है वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो सबसे पहले चापेकर बंधुओं के बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि 22 जून 1897 को चापेकर ब्रदर्स ने असैसिनेट किया था ब्रिटिश ऑफिशियल जो डब्ल्यूसी रैंड था, बिल्कुल ठीक है। और ये इस तरीके का अपना पहला मिलिटेंट नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है, फर्स्ट केस है 1857 के रिवोल्ट के बाद, बिल्कुल ठीक है ये भी। तीसरा ये कि 1897 में स्पेशल प्लेग कमेटी सेटअप की गई थी, किसके कंट्रोल में, जो आपके क्या था, यही जो आपका डब्ल्यूसी रैंड है उसी के उसमें गठन किया गया था उसका। और उसके बाद चापेकर बंधुओं ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए जो एक संघ का आयोजन किया था, है ना, उसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइज किया था जो एसोसिएशन, उसका नाम चापेकर क्लब था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है उसमें यह पूछा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में स्टेटमेंट देके कि कौन सा गलत विकल्प है। तो पहला ये कि असम जो है ये आपका 36वां राज्य बन गया है जिसने इंप्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड को, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा ये कि पूरे देश में जो फूड सिक्योरिटी उसको पोर्टेबल बनाने के लिए जो है इस कार्यक्रम को पैन इंडिया मतलब सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया था अगस्त 2019 में और ये हेल्प करेगा अचीव करने में जो हमारा एसडीजी का गोल नंबर 2 है, एंडिंग हंगर बाय 2030। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।